नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में टाइपिंग विद्रोह क्यों असफल हुआ यह जानेंगे। जहां इस चैप्टर के भाग एक में हमने यह चर्चा करी थी कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था, टाइपिंग विद्रोह में हांग शिकुआन की क्या भूमिका थी। ये तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर के भाग एक में चर्चा करी थी। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि चीन के इतिहास में जो सबसे बड़ा किसान विद्रोह ये टाइपिंग विद्रोह था, जिसमें करोड़ों लोग जुड़ चुके थे, जिसका हीरो हांग शिकुआन था। आखिर ये विद्रोह फिर असफल क्यों हो गया? तो इस विद्रोह की असफलता में बहुत सारी चीज़ों का योगदान है, जिसको स्टेप टू स्टेप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये चीज़ें शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इस चैप्टर के भाग एक को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसे ज़रूर पढ़ लेना, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इससे पहले की सारी चीज़ें भाग एक में ऑलरेडी अपलोड हैं। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि टाइपिंग का पतन कैसे हुआ। तो हम सभी को पता है टाइपिंग एक किसान विद्रोह था, लेकिन ये सिर्फ एक किसान विद्रोह नहीं था, बल्कि ये समाज में भी चेंजेस लाना चाहता था, राजनीति में भी चेंजेस लाना चाहता था। टाइपिंग जो लोग थे, इनको ऐसा लगता था जो ये छिंग वंश है जो चीन में उस समय शासन कर रहा था, ये छिंग वंश बाहरी लोग हैं और ये किसी प्रकार से भी चीन के ओरिजिनल लोग यानी कि चीन के जो स्वदेशी लोग हैं उनका भला नहीं चाहता। तो ये लोग चाहते थे समाज में भी परिवर्तन हो, कन्फ्यूशसवाद को ख़त्म किया जाए, राजनीति में भी परिवर्तन हो, स्त्रियों की जो स्थिति है वो भी अच्छी हो और चीन में कम्युनिज्म आ सके, साम्यवाद आ सके चीन में। ऐसा ये लोग सोच रहे हैं और ऐसा करते करते इन्होंने चीन का एक बहुत बड़ा एरिया जीत लिया है। और अब ये एक जगह है यांगसी नदी, यांगसी नदी के एक हिस्से पर इन्होंने अपनी सेना को रख दिया है और अब ये चाहते हैं कि क्या हम बीजिंग की तरफ बढ़ें या ना बढ़ें। और इधर जो छिंग वंश के नेता हैं यानी कि छिंग वंश के जो राजा हैं, इनको लगने लगा है कि टाइपिंग लोग इनकी सेनाओं को अब हरा ही देंगे, क्योंकि जब भी छिंग वंश की सेना और टाइपिंग के बीच में युद्ध होता है, टाइपिंग के लोग ही जीतते हैं और हर बार छिंग वंश की सेना हार जाती है। ऐसे में छिंग राजा ये सोच रहे हैं कि यार हम करें तो क्या करें और कैसे करके इन लोगों को रोकें, क्योंकि करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं टाइपिंग विद्रोह के साथ और चीन का 70% जो हिस्सा है वो टाइपिंग लोगों की पकड़ में आ चुका है। ऐसे में छिंग वंश के राजाओं ने क्या करा, अपने एक बहुत बड़े अधिकारी को बुलाया जो उस समय छुट्टी पर था और उस अधिकारी का नाम था जेंग गोफोंग। तो यहाँ पर यही बताया जाएगा कि जेंग गोफोंग ने किस प्रकार से टाइपिंग विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए अपनी पॉलिसी अपनाई। यानी कि टाइपिंग विद्रोह का जो पतन हुआ, टाइपिंग जो खत्म हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा रोल किसका था? जेंग गोफोंग का। तो देखो, टाइपिंग जो लोग थे ये यांगसी नदी के किनारे रुक चुके थे, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई थी, और इन्होंने पश्चिम में वुचांग और पूर्व में जिनजियांग जैसे जो बहुत बड़े बड़े कस्बे थे चाइना के, उन सभी पर कब्जा कर लिया था। शुरुआत में जो छिंग वंश की सेना थी ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे पाई और ये सिर्फ अपना बचाव कर रही थी, लेकिन आगे चलकर छिंग वंश की सेनाओं ने दो कैंप लगाए नानजिंग के बाहर, एक यांगसी नदी के उत्तर में और एक उसकी दक्षिण में। यानी कि अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है, जो टाइपिंग लोग हैं वो अटैक करते 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 यांगसी नदी तक आ चुके हैं। छिंग वंश की अब तक जो सेना है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है, बट अब यांगसी नदी के आने के बाद छिंग राजाओं को लगने लगा है कि हम डेंजर जोन में हैं। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सेनाओं को आदेश दे दिया है कि आप जाओ यांगसी नदी के नॉर्थ और साउथ में लड़ाइयाँ लड़ो। लेकिन इनकी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये टाइपिंग सैनिकों को रौंद नहीं पाए, बल्कि टाइपिंग सैनिकों ने इन्हें लपेट दिया। ऐसे में जो छिंग सेना थी यानी कि जो राजा की सेना थी, उनका मनोबल गिर गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि यार हम टाइपिंग से जीत ही नहीं पाएंगे। छिंग सरकार को आखिरकार इस सच्चाई का होश आया, तो उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। यानी कि अब तक की सिर्फ बात इतनी सी है, टाइपिंग लोग जोश से भरे हुए हैं। उन्हें एक तरफ से उनके अंदर मोटिवेशन इस चीज़ की है कि यार हमें छिंग वंश के राजाओं को हटा देना, ये बाहरी लोग हैं और अपने लोगों के लिए काम करना है। छिंग लोगों को ये लगने लग रहा है, छिंग राजाओं को ये लग रहा है कि वो जब चाहें तब इस विद्रोह को दबा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब इन्हें इस बात का पता चला तो इन्होंने तुरंत ही अपने एक बहुत बड़े अधिकारी को बुलाया जिसका नाम था जेंग गोफोन। जेंग गोफोन उस समय छुट्टी पर था और उसे ये ऑर्डर दिया गया कि भाई तुम जल्दी से जल्द आओ और जो ये टाइपिंग विद्रोही हैं इन्हें फटाफट से ख़त्म करो। ये जो जेंग गोफोन था ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा था, ये अपने देश के प्रति वफादार था। ये फटाफट से आ गया अपनी छुट्टी कैंसिल करके, लेकिन इसने कहा कि देखो भाई, मैं इस विद्रोह में जब भी लड़ूंगा, इस विद्रोह के खिलाफ जब भी लड़ूंगा जब मैं अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से चलाऊंगा, सारी एक्टिविटी मैं अपने हिसाब से करूंगा, बाहर के लोगों की किसी से भी कोई राय लूंगा नहीं। यानी कि राजा से मैं राय नहीं लूंगा, मुझे जैसा करना होगा मैं खुद करूंगा। इसने क्या करा, इसने अपनी एक नई सेना बनाई, गुप्त सेना, और इस सेना का नाम रखा हुनान सेना। यानी कि इसने अपनी एक अलग से सेना बनाई और इस सेना के जितने भी अधिकारी थे उनकी भी नियुक्ति इसने खुद ही करी। यानी कि राजा से बिल्कुल अलग इसकी सेना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस सेना में जितने भी सेनापति हैं वो विद्वान हैं
और इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति खुद कौन कर रहा है? जेंग गुओफोंग। इसके अलावा आम बंदों में से सिपाहियों की भर्ती की जा रही है, ठीक है, और लोगों के मन में ये कूट कूट कर भर दिया जा रहा है कि भाई देखो, हम जो ये काम कर रहे हैं ना, ये अपने देश के लिए कर रहे हैं। जो ताइपिंग लोग हैं, लुटेरे हैं, ताइपिंग लोग जो है ना, ये समुद्री लुटेरों की सेनाएं हैं, ये हमारे गांव, हमारी ज़मीन, हमारी मंदिरों पर कब्जा कर लेंगे। तो अगर हमें अपने गांव, अपने ज़मीन, अपने मंदिरों, अपनी ज़िंदगियों की रक्षा करनी है तो हमें इन ताइपिंगों को मारना होगा। यानी देखो, जेंग गुओफोंग डबल खेल खेल रहा है। पहली बात तो अपनी एक अलग सेना बना रहा है, ठीक है, उसमें अपने अपने अधिकारी रखता है जिससे राजा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और उसके बाद उन लोगों के मन, स्थानीय लोगों से मिलकर एक सेना बना रहा है। सेना के जो सिपाही हैं, इन्हें अच्छा वेतन दिया जा रहा है, अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है, और इन लोगों के मन में सबसे पहले ये क्या कर रहा है? मोटिवेशन ला रहा है। ये कह रहा है देखो भाई, जो ये युद्ध आप लड़ रहे हो ना, ये अपने लिए लड़ रहे हो, क्योंकि ताइपिंग लोग लुटेरे हैं। ताइपिंग लोग ना हमारी ज़िंदगी लूटने आ रहे हैं, अगर हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है तो उन्हें मारना होगा। ऐसा करके ये अपनी सेना बना रहा है। अब भाई इसकी इस नीति का परिणाम भी अच्छा है। शुरुआत में तो देखो रिजल्ट अच्छे नहीं थे, यानी कि बराबरी के युद्ध नहीं था, लेकिन 1860 तक जाते 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 इसने 1,20,000 जवानों की एक बढ़िया सेना बना ली, ठीक है, और ताइपिंगों के खिलाफ इसने युद्ध करना शुरू कर दिया। तो ताइपिंग विद्रोह के पतन का पहला कारण क्या था? जेंग गुओफोंग की नीतियां। और जेंग गुओफोंग कोई हल्का फुल्का बंदा नहीं है। ताइपिंग विद्रोह का पतन का दूसरा कारण, यानी कि ताइपिंग विद्रोह जो सफल नहीं हो पाया, उसका दूसरा कारण था जो ये पश्चिमी ताकतें थी, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन लोगों ने पता है क्या करा? इन लोगों ने शुरुआत में तो टाइपिंग लोगों को सपोर्ट किया। सपोर्ट भी नहीं कहूँ तो ये तो है कि उसका विरोध तो नहीं किया। उसका रीज़न था क्योंकि जो टाइपिंग लोग थे इनका धर्म क्रिश्चियन था। टाइपिंग लोग जो थे छिंग वंश के खिलाफ चल रहे थे, तो इसलिए पश्चिमी ताकतों को लगता था कि चीन कमज़ोर हो रहा है, तो ये विद्रोह होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में इन लोगों ने इनके खिलाफ कोई भी काम नहीं किया, लेकिन एंड में जाते जाते सिचुएशन बदल गई और अब इन पश्चिमी ताकतों ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने मिलकर इन ताइपिंगों को पेलना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि ताइपिंग विद्रोह एक छोटे से हिस्से में रह गया और फिर आगे चलकर इतिहास का हिस्सा बन गया। तो क्या कह रहा है किताब, कैसे कह रही है? शुरुआत में जो पश्चिमी ताकतों का रवैया था वो विद्रोह के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। सहानुभूतिपूर्ण क्यों था? उसका धार्मिक कारण था, ठीक है। पहली बात तो वो थी, पश्चिम जो ताकत थी वो छिंग वंश के खिलाफ थी, ठीक है, और ताइपिंग जो लोग थे वो क्रिश्चियन धर्म के लिए थे। तो इस वजह से ये लोग क्या थे, यूरोपीय लोग चाहते थे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैले, और क्रिश्चियनिटी फैले इसीलिए इन लोगों ने ताइपिंग लोगों को कुछ कहा नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके अंग्रेजों का जो रवैया था वो धीरे धीरे करके बेकार होने लगा। उसके बहुत सारे कारण थे। कारण ये थे कि जिस भी क्षेत्र में देखो विद्रोह होते हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, वहाँ पर जो ट्रेड है ना वो रुक जाता है, व्यापार रुक जाता है। अब यहाँ पर व्यापार रुक गया चीन में। अब व्यापार रुक गया तो अमेरिका को, चीन को, फ्रांस को, जापान को, इन सब के व्यापार जो रुकने लगे तो इन्हें नुकसान होने लगा। तो ये हुआ कि जो विद्रोह हो रहा है इससे जो वाणिज्य हितों के पक्ष में नहीं थे, यानी कि व्यापार के हितों में पक्ष नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि ताइपिंग लोग अफीम का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों को अफीम से ही सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा था। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। इसके अलावा जो ताइपिंग का ईसाई धर्म था उससे भी मोह टूटने लगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि छिंग वंश के जो राजा थे ये अंग्रेजों की बात मानने लगे थे, यूरोपियंस की बात मानने लगे थे। तो यूरोपियंस को ये लगने लगा, अमेरिकन्स को ये लगने लगा कि यार छिंग वंश के राजा अगर बने रहेंगे तो हमें छूट देते रहेंगे, रियायतें देते रहेंगे, सब्सिडी देते रहेंगे, और अगर ताइपिंग के हाथ में सत्ता आ गई तो ताइपिंग लोग हमें किसी प्रकार की छूट नहीं देंगे, सब्सिडी नहीं देंगे, इनका रवैया गलत हो जाएगा। तो इसलिए छिंग वंश के राजाओं ने जो खुला सपोर्ट करा ब्रिटिशर्स को, फ्रेंच लोगों को, इसके अलावा अमेरिकन्स को, तो इन लोगों को लगने लगा कि यार जब तक छिंग वंश के कमज़ोर राजा सत्ता में रहेंगे तब तक ही हमारा फ़ायदा है। इसी वजह से इन लोगों ने एकदम से क्या हुआ, अपनी सेना को एंट्री दे दी कि वो जाएं और ताइपिंग के विद्रोहियों को मारना शुरू करें। अंग्रेजों की जो सेना थी इस सेना का नाम रखा गया सदा विजयी सेना। इन सेनाओं की सफलता चलती रही। इन सेनाओं में कुछ बड़े बड़े अधिकारी आए, जैसे एक अमेरिकी अधिकारी था जिसका नाम था एफ.टी. वार्ड, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम चार्ल्स गॉर्डन था। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति करी। इन्होंने जेंग गुओफोंग की सेना को बड़े पैमाने पर हथियार दिए और युद्ध में सीधा सीधा इंटरफेयर कर दिया। परिणाम ये हुआ कि जो ताइपिंग लोग थे वो इन यूरोपियन से नहीं लड़ पाए। तो आपसे पूछे ताइपिंग विद्रोह के पतन का कारण क्या था? तो ताइपिंग विद्रोह के पतन का पहला कारण क्या था? जेंग गुओफोंग की नीतियाँ, जो उसने अपनी अलग सेना बनाई, ये सब एक्टिविटी करी। दूसरा, जो पश्चिमी ताकतों का रवैया एकदम से टाइपिंग के अगेंस्ट हो गया ये। और तीसरा, कोई भी आंदोलन असफल होता है अपनी खुद की समस्याओं की वजह से। तो देखो सीन ये था, जब टाइपिंग आंदोलन हुआ था, टाइपिंग विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसमें ना 5 बड़े राजा थे। एक राजा था ईस्ट का, एक राजा था वेस्ट का, एक राजा था नॉर्थ का, एक राजा साउथ का, और एक इन सबकी सहायता के लिए था सहायक राजा। और इन सब राजाओं का हेड कौन था?
तो इन सब राजाओं का हेड था हांग शिकुआन, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन अब इन सभी राजाओं के आपस में ही डिस्प्यूट हो जाएंगे, ये राजा आपस में लड़ जाएंगे, क्योंकि ये सब राजा ये सोचेंगे कि ये पूरा एरिया हम कंट्रोल कर लें। पूर्व का राजा सोचेगा मैं इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर लूँ, पश्चिम का राजा सोचेगा मैं इस एरिया को कंट्रोल कर लूँ, उत्तर का राजा ये सोचेगा मैं इस एरिया को कंट्रोल कर लूँ, दक्षिण का राजा सोचेगा मैं इस एरिया को कंट्रोल कर लूँ, और इनकी आपस की लड़ाई ही ताइपिंग को ख़त्म कर देगी। तो देखो 1865 में नानजिंग नाम की जगह पर शाही सेनाओं की हार हुई, ताइपिंग की स्थिति आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसके जो चोटी के नेता थे, यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे, इनके आपस में झगड़े होने लगे और इसने इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। जो ईस्ट का राजा था जिसका नाम था यांग शिजिंग, ये पता है क्या चाहता था कि सभी राजाओं से ज़्यादा अच्छी स्थिति मेरी हो जाए। इसके पास सेना भी अच्छी थी और ये अपने आप को चतुर भी बहुत ज़्यादा समझता था, ठीक है, मजबूत भी अपने आप को समझता था कि मैं सबसे ज़्यादा चालाक हूँ। उसे लगता था मेरे बराबर कोई भी नहीं है। उसकी इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो गई कि जो सबसे बड़ा नेता हांग शिकुआन था वो उसे हटाना चाहता था और उसकी जगह लेना चाहता था, और उसने इसलिए काम भी करना शुरू कर दिया। किसने? यांग ने। लेकिन हांग शिकुआन भी, भाई लीडर तो लीडर ही होता है, हांग शिकुआन को इसकी चालों के बारे में पता चल गया और इसने उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा को अपनी रक्षा के लिए बुला लिया और पूर्व के राजा को मार डाला और उसके 20,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स को मार दिया। लेकिन इसी प्रोसेस में ये सब एक दूसरे के विरोधी हो गए, यानी कि उत्तर का राजा और सहायक राजा। उत्तर के राजा ने भी सोचा मैं सबका राजा बन जाऊं, तो क्या हुआ, सहायक राजा ने इसको भी हत्या करवा दी और फिर सहायक राजा की खुद लड़ाई हुई, किससे? हांग शिकुआन से। तो ताइपिंग आंदोलन की जो आंतरिक समस्याएं थी कि हम सभी सुपीरियर बन जाएं, हम सभी सुपीरियर बन जाएं, इसी वजह से ताइपिंग की क्या हो गई, हार हो गई। तो आप एग्जाम में आपसे पूछे ताइपिंग विद्रोह के पतन के क्या कारण थे, तो ताइपिंग विद्रोह के पतन का पहला कारण क्या था? जेंग गोफोंग की नीतियाँ। दूसरा क्या था? पश्चिमी ताकतों का रवैया। तीसरा क्या थी? ताइपिंग आंदोलन की खुद की समस्याएं। और चौथी बात ये थी कि अब युद्ध होगा सीधा सीधा, और इस युद्ध में जेंग गोफोंग की जो सेना है नाननिंग पर कब्जा कर लेगी, बड़े पैमाने पर खून बहेगा और गोफोंग की जो सेना है अपनी जीत में कोई दया नहीं दिखाएगी, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे में ये विद्रोह देखते देखते क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। संयोग ये होगा कि ताइपिंग की जो लीडरशिप है वो गिरने लग जाएगी, राजा आपस में लड़ने लग जाएंगे, जनता भी तितर बितर हो जाएगी और छिंग वंश के लोग पूरे के पूरे ताइपिंग पर अपना कंट्रोल कर लेंगे। ये छिंग वंश के पतन के कारण थे। अगर ये क्वेश्चन आएगा, आई होप से ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब बात ये आती है कि जो ताइपिंग विद्रोह था इसकी प्रकृति कैसी थी, तो हम इस पर वैसे पहले चर्चा कर चुके हैं भाग 1 में, बट एक बार फिर से बता देते हैं। ताइपिंग विद्रोह की प्रकृति के बारे में, इसके नेचर के बारे में ये बताया जाता है कि ताइपिंग विद्रोह सिर्फ किसान विद्रोह नहीं था, बल्कि एक ऐसा विद्रोह था जो अपने आप में पूरा पैकेज था। ये कोई आम किसान विद्रोह नहीं था, ये एक ऐसा विद्रोह था जो ना सिर्फ धार्मिक रूप से धार्मिक विश्वासों को परिवर्तित करना चाहता था, कन्फ्यूशियसवाद को खत्म करना चाहता था, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना चाहता था, ठीक है, लिखा हुआ है देखिए, धार्मिक विश्वासों को बढ़ावा देना चाहता था, कन्फ्यूशियस विरोध था। इसने भाईचारे और समानता को बढ़ावा दिया, भूमि वितरण को बढ़ावा दिया, इसने अफीम का विरोध किया, धूम्रपान का विरोध किया, जुआ का विरोध किया, वेश्यावृत्ति का विरोध किया। यानी कि टाइपिंग विद्रोह सिर्फ एक किसान विद्रोह नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे टाइपिंग विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, तो टाइपिंग विद्रोह इतिहास के पन्नों में किसान विद्रोह है, लेकिन वास्तव में सिर्फ किसान विद्रोह नहीं है, ये समाज की समस्याओं के खिलाफ भी है, ये राजनीतिक समस्याओं के खिलाफ भी है, ये एक राजा को हटाने के खिलाफ भी है। इसलिए टाइपिंग विद्रोह को क्रांति कहा जाता है। क्रांति की टाइपिंग विद्रोह तो एक क्रांति थी। ये तो आधुनिक चीन के इतिहास में बहुत बड़ा ज्वार भाटा था जिसने चीन के इतिहास को पूरी तरीके से क्या कर दिया, पलट दिया। क्योंकि टाइपिंग लोग ये कहते थे जो छिंग वंश के लोग हैं ये बाहर के लोग हैं, ये चीन के ओरिजिनल लोग नहीं हैं, और बात सही भी है। इनका मानना था ये छिंग कमजोर वंश हैं, समाज में हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां फैल गई हैं, तो ये पूरे समाज को चेंज करना चाहता था विद्रोह। परिणाम क्या रहा इस विद्रोह का? इस विद्रोह का परिणाम ये रहा कि बाद में बड़े पैमाने पर चीन में देशभक्ति की भावना उठ गई। भले ही टाइपिंग विद्रोह खत्म हो गया हो, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स आए जिन्होंने टाइपिंग के विचारों को आगे बढ़ाया। जैसे एक नाम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, डॉक्टर सन यात सेन। आगे जितने भी क्रांतिकारी होंगे वो इसी विद्रोह से प्रेरणा लेंगे। जो राजभक्ति है वो क्या है, टाइपिंग विद्रोह का ही परिणाम है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आएगी, और ये भावना जब तक रहेगी जब तक चीन में क्रांति नहीं हो जाएगी, चीन इन शक्तियों से आज़ाद नहीं हो जाएगा। तो टाइपिंग विद्रोह का परिणाम ये है कि सबसे पहली बात यह कि इसने देशभक्ति की भावना ला दी लोगों के अंदर, समाजवाद की भावना ला दी लोगों के अंदर, समाज की जो बुराइयां हैं उसको सबके सामने लेकर आया ये, ठीक है। इसने अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत किया, और आगे चलकर जो चीन में क्रांति होगी वो क्रांति इसी के परिणाम ही है। इस क्रांति का कारण एक परिणाम ये भी है
कि छिंग वंश के राजा बिल्कुल कमज़ोर हो गए, उनकी कमजोरी सबके सामने खुलकर सामने आ गई। जेंग गोफोंग जैसे जो अधिकारी थे, इन अधिकारियों की स्थिति पहले से ज़्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई। आगे इस चैप्टर में एक सारांश दिया हुआ है इस चैप्टर का कि ताइपिंग विद्रोह एक बहुत बड़ा जन विद्रोह था जिसने छिंग वंश की नींव को हिला दिया। चीन के दूर दराज के इलाकों में ईसाई धर्म बड़े पैमाने पर प्रचार होने लगा। कन्फ्यूशियसवाद का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। छिंग वंश के जो नेता थे उनको अपनी सेनाओं की कमजोरी दिख गई थी, लेकिन आगे चलकर पश्चिमी ताकतों की वजह से और ताइपिंग लोगों की अंदरूनी समस्याओं की वजह से, इसके अलावा जेंग गोफोंग जैसे नेताओं की वजह से ताइपिंग विद्रोह क्या हुआ, कुचल दिया गया, इसका सफाया कर दिया गया। लेकिन ताइपिंग विद्रोह केवल कागजों में ख़त्म हुआ। उसके जो एक्टिविस्ट लोग थे आगे चलकर उन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, चीन में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया, और आगे चलकर जो भी क्रांतियाँ हुई उन क्रांतियों का आधार बना कौन, ताइपिंग विद्रोह। आशा है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए चैप्टर ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए हम ना छोटे छोटे इसके जो है टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं। आशा है आपका स्नेह हमें जरूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम होगा बक्सर विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह।